प्यारे बच्चों, आइए समतल में गति के अंतर्गत सदिश में बहुभुज के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले हम लोग दो नियम पहले पढ़ चुके हैं। पहला था सदिश के त्रिभुज के नियम और दूसरा सदिश के समानांतर चतुर्भुज के नियम। इन दोनों की व्याख्या जो है पहले हम लोग कर लिए। आइए तीसरा यहाँ नियम है बहुभुज के नियम। तो देखिए बहुभुज का नियम यहाँ पर है क्या। हम लोग पहले जो दो नियम था त्रिभुज के नियम और समानांतर चतुर्भुज के नियम, ये दोनों नियम का उपयोग हम लोग तभी करते हैं जब दो सदिशों का रिजल्टेंट प्राप्त करनी रहती है, यानी कि परिणामी सदिश प्राप्त करनी रहती है। जब दो से अधिक सदिशों का परिणाम ज्ञात करना रहता है, ऐसी स्थिति में बहुभुज के नियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग बहुभुज के नियम के बारे में हम लोग लिखे हुए हैं। जब दो या दो से अधिक सदिश जो है, यहाँ देख रहे हैं दो से अधिक सदिश है, सदिश ए है, सदिश बी है, सदिश सी है, सदिश डी है, और इन सभी सदिशों का जो परिमाण है, ये परिमाण और दिशा बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे। क्रमागत का मतलब हुआ एक भुजा का जहाँ अंत होगा दूसरी भुजा का वहीं से शुरुआत होगा, तो उसे ही क्रमागत भुजा हम लोग कहते हैं। यहाँ पर देखिए उसी तरह का यहाँ पर व्यवस्था है। ए सदिश बी सदिश तुरंत बाद ही सी है और यहाँ पर डी है। इस तरह से ए बी सी डी का जो परिमाण और दिशा है ये बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित कर रहा है। ऐसी स्थिति में अंतिम भुजा, तो अंतिम भुजा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अंतिम भुजा विपरीत दिशा में, विपरीत बोलने का मतलब है ए बी सी डी ये सब की दिशा इधर से इधर है, और अंतिम भुजा यह जो है इसकी दिशा इधर से इधर है, यानी कि ये आर की दिशा, इसकी दिशा जो रेड कलर का है इसकी दिशा बाकी चारों दिशा के विपरीत है। यह जो अंतिम भुजा है यही अंतिम भुजा परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है। यही है बहुभुज का नियम। अतः यह जो परिणामी सदिश है ये परिणामी सदिश का मान इन सभी सदिशों के यहाँ पर सदिश योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिखे हैं आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। आइए इससे साबित करते हैं और दिखाते हैं कि ये मान इतना कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये ओ है, ये ओ है, ये एम है, ये एन है, ये पी है और यह एस है। और यहाँ पर देख ही रहे हैं सदिश ए है, इधर सदिश बी है, सदिश डी है, सी है, डी है और इधर आर है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का नियम का बार बार हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज के नियम के आधार पर देखेंगे एक सदिश का जहाँ अंत है दूसरे सदिश का वहीं पर शुरुआत है। इस तरह से दूसरे सदिश का अंतिम बिंदु ना और पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु, यानी कि दूसरे सदिश का हेड और पहले सदिश का टेल दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर दिए हम लोग, तो ज्वाइन करेंगे और जो भी रेखाखंड मिलेगा यही रेखाखंड जो है, यानी कि ये ओ एन ए सदिश और बी सदिश का परिणामी सदिश होगा। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ना, त्रिभुज ओ एम एन में, तो सदिश के त्रिभुज के नियम के हिसाब से यहाँ हम लोग सिंपल लिख सकते हैं त्रिभुज के नियम से। तो त्रिभुज के नियम से देखिए हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर ये ओ एन बराबर, यानी कि ओ एन बराबर हो जाएगा ओ एम प्लस एम एन, और जो ओ एन है ये ओ एन हम लोग का हो जाएगा आर वन, इसको आर वन मान लिए हैं। लिखेंगे आर वन बराबर ओ एम मीन्स ए और एम एन का मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग बी। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश यह हो गया। अब देखेंगे हम लोग ये सदिश का जहाँ अंत हो रहा है इसके अगले वाले सदिश का वहीं पर प्रारंभ हो रहा है। इस तरह से अब इसको मान लेंगे पहला सदिश, इसे मान लेंगे दूसरा सदिश। दूसरे सदिश का हेड और पहले सदिश का टेल को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हम लोग ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कर दिए और इसको मान लेते हैं R2। यह R2 जो है R1 और C का परिणामी सदिश होगा। फिर से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ एन पी में, डायग्राम में देखते रहना है, ये हो जाएगा ओ पी, तो ये लिख पाएंगे यहाँ पर ओ पी बराबर हो जाएगा ओ एन प्लस एन पी, ओ एन प्लस एन पी।
और ओपी, ओपी मीन्स क्या हो जाएगा R2, यहाँ लिख देंगे R2। और ON, ON मीन्स हो जाएगा R1, यहाँ लिखेंगे R1। और NP, NP मीन्स C, यहाँ लिख देंगे हम लोग C। अब देखिए R1 का मान पहले से निकाले हैं, ये R1 का मान यहाँ रख देते हैं। आप मान रखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे R2 बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B और प्लस वेक्टर C, ये है वेक्टर B, ये हो जाएगा वेक्टर C। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो एक सदिश का जहाँ अंत है उसके अगले वाला सदिश का वहीं पर प्रारंभ है, तो दूसरे वाले सदिश का हेड और पहले सदिश का टेल को ज्वाइन करेंगे तो यह मिलेगा, और यह परिणामी सदिश होगा किसका किसका, R2 और D का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज OPS में, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर OS बराबर हो जाएगा OP प्लस PS, OP प्लस PS। OA मीन्स R, OS मीन्स क्या हो जाएगा, OS मीन्स R, यहाँ लिख पाएंगे R। और OP, तो OP हो जाएगा R2, या लिखेंगे R2 और प्लस PS D, तो यहाँ लिखेंगे D। देखिए यहाँ पर R2 का यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये R2 का यहाँ पर रखेंगे हम लोग मान, तो लिख पाएंगे R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। और इस तरह से देखिए जो हम लोग का वहाँ पर रिजल्ट लिखे हुए थे, ये लिखे हुए थे, यहाँ पर यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुभुज के नियम के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं, और यह कैसे लिखी गई है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आइए बच्चों, अब हम लोग समतलीय सदिशों के वियोजन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो यहाँ पर सदिश को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, किसमें, दो या दो से अधिक के रूप में हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। तो जब कोई भी सदिश जो है दो या दो से अधिक सदिशों में विघटित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ही सदिशों का वियोजन कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सदिश A है, और यह सदिश A जो है x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश क्या मिल गया है, AX ना। और A सदिश का ही हम लोग एक और यहाँ पर देखिए ब्रेक किए हुए हैं, और क्या है इसका, AY, यानी कि A सदिश को हम लोग दो यहाँ पर रूप में हम लोग ब्रेक किए हुए हैं, विघटित किए हुए हैं। एक हो जाएगा AX और दूसरे होंगे AY। तो यह प्रक्रिया ही कहलाती है सदिशों का वियोजन, यानी कि एक सदिश दो रूप में यहाँ पर ब्रेक हो गया है, और यह सदिश जिन दो रूपों में यहाँ पर विघटित होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये सब कहलाएगा, यानी कि AX और AY ये कहलाएगा घटक, सदिशों का घटक। किसका घटक है, तो सदिश A का घटक है। अतः सदिश A का x अक्ष में घटक हो जाएगा AX, या हम लोग लिख सकते हैं AXI। और सदिश A का y अक्ष का अनुदिश घटक होगा, लिखेंगे AY, या हम लोग लिख सकते हैं AY, और यहाँ लिख सकते हैं J यूनिट वेक्टर। इस तरह से कोई भी सदिश दो या दो से अधिक रूपों में विघटित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ही सदिशों का वियोजन कहलाती है। और वह सदिश जिन जिन रूपों में ब्रेक हो जाता है, तो वही हम लोग का कहलाता है सदिशों का घटक, यानी कि यहाँ पर A का घटक है AX और AY। बच्चों हम लोग यहाँ पर चित्र में आते हैं, यहाँ पर सदिश A का x अक्ष का अनुदिश जो घटक लिखे हैं AX, यहाँ पर इसका मान जो है O से लेकर M तक, और A का घटक इधर है AY, और इसको दिखाए हुए हैं O से लेकर N तक। यह और यह यानी कि ON और MP दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम लोग बराबर दे देते हैं, और ये भी हो जाएगा AY, या लिख सकते हैं AY, और ये हो जाएगा J। जब इस चित्र को देखेंगे तो हम लोग देखते हैं चित्र से, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इस चित्र में देखेंगे इस त्रिभुज में देखिए आप, यह एक त्रिभुज बन रहा है OMP में, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज OMP में। तो त्रिभुज के नियम से, सदिश के त्रिभुज के नियम से, यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से, तो नियम से हम लोग
लिख पाएंगे यहाँ पर, देखेंगे एक सदिश का जहां अंत हो रहा है दूसरे का वहीं पर स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यह परिणामी सदिश हो जाएगा ओपी। तो लिख पाएंगे ओपी बराबर ओ एम प्लस एम पी। और यह जो ओपी है आप तो देखिए ओपी को हम लोग किसे दिखाए हैं, ए से, तो यहाँ लिख सकते हैं ए। और ओ एम है तो ओ एम क्या है, ए एक्स, यहाँ दिखा देंगे ए एक्स। और एम पी तो एम पी ए वाई है तो ये हो जाएगा ए वाई। अब देखिए हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए दो सदिशों का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो जो जनरल फॉर्मूला है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आर होगा वह आर किसके बराबर हो जाएगा, ये ए के बराबर हो जाएगा। और जो ए होगा वह ए यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स, नहीं ये वाला। और जो बी होगा बी के लिए लिख देंगे हम लोग ए वाई। और एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो देखिए ए और बी के बीच का एंगल लेना है थीटा। यहाँ पर किसके बीच लेंगे, ए एक्स और ए वाई। तो ए एक्स देखिए इधर है, ए एक्स इधर है और ए वाई उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि ए एक्स का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई और ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर आगे लिख पाएंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ए बराबर हम लोग लिख पाएंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इस तरह से ये जो सदिश हम लोग ए लिखे हुए हैं, ए का यहाँ पर परिणामी सदिश है और इसका हम लोग परिमाण ज्ञात कर लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बच्चों हम लोग जो ए बराबर हम लोग प्राप्त किए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको दूसरे तरीके से भी प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए हम लोग दूसरे तरीके से कैसे प्राप्त करेंगे। हम लोग यहाँ का जो ये एंगल है, आप ये एंगल हम लोग कुछ मान लेते हैं, हम लोग एंगल मान लेते हैं अल्फा एंगल मान लेते हैं। तो आप जब इस त्रिभुज को देखिएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, नहीं तो लिख पाएंगे साइन अल्फा बराबर, तो साइन अल्फा बराबर लंब बाई कर्ण, नहीं तो लंब बाई कर्ण यानी कि लंब हम लोग का कितना है, लंब है ए एक्स, तो यहाँ लिख पाएंगे पहले हम लोग लिख देते हैं इस तरह से पी एम बाई ओ पी। और साइन अल्फा बराबर लिख सकते हैं पी एम का मतलब हो जाएगा ए वाई और ये हो जाएगा ए। इस तरह से ए वाई बराबर लिखेंगे ए साइन अल्फा। उसी तरह से फिर से हम लोग कॉस अल्फा लेते हैं, कॉस अल्फा तो आधार बाई कर्ण, आधार है ओ एम और कर्ण है ओ पी। तो यहाँ पर हम लोग कॉस अल्फा बराबर लिख पाएंगे ओ एम मीन्स ए एक्स, यहाँ लिखेंगे ए एक्स और ये हो जाएगा ए, तो ए एक्स बराबर लिख पाएंगे ए और ये कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा। ये ए कॉस अल्फा, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखिए वर्ग करके जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा हम लोग को। देखिए इसको हम लोग वर्ग करेंगे, इसको वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे, एलएचएस वाला को वर्ग करते हैं तो ये करेंगे हम लोग, तो लिख पाएंगे देखिए इधर वर्ग करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर जगह वाई स्क्वायर, पहले एलएचएस वाला का कर दिए, फिर हम लोग जो है आरएचएस वाले के लिए करेंगे। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर हो गया और प्लस फिर इधर वाला का भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नहीं ये साइन है तो इधर साइन दे देंगे हम लोग,
ये हो जाएगा साइन वाला, इधर साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ लिख पाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कॉमन ले लिए, तो इधर हो जाएगा अंदर में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 1 होता है इसलिए हम लोग ए बराबर लिखेंगे, इधर ए स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इधर लिख पाएंगे ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर। देखिए दूसरे तरीके से भी हम लोग जो है इसका परिमाण ज्ञात हम लोग कर लिए, तो देखिए यहाँ पर जो मिला था यहाँ पर भी मिल गया, सेम ही मिला है, इसलिए इसको इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, पहले हम लोग समतलीय सदिशों के घटक के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए कोई सदिश स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो, तब उसका लंबवत घटक कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, उसी के लिए यहाँ पर लिखा गया है सदिश को 3 परस्पर लंबवत घटक में वियोजित करना, यानी कि 3 अलग अलग लंबवत घटकों में हम लोग विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे उस पर विचार करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई सदिश ए ले लिए हैं, ओ से पी के यहाँ पर दिखाया गया है सदिश ए है, और ये इस सदिश को हम लोग अंतरिक्ष में ओपी से दिखाए हैं। ये आप ऐसा मत समझिएगा कि ये एक्स वाई तल पर है, ये जो सदिश ए है ये स्पेस में है, हवा में है, अंतरिक्ष में है। तब इस सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश जब घटक लेंगे तो वह मिलेगा ए एक्स, वाई अक्ष के अनुदिश घटक लेंगे तो मिलेगा ए वाई, और जेड अक्ष के अनुदिश घटक लेंगे तो मिलेगा ए जेड। यह जो ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, इन्हें ही हम लोग लंबवत घटक बोलते हैं। किसका? तो सदिश ए का। आइए हम लोग और भी कुछ बात इसके बारे में जानते हैं। बच्चों इस डायग्राम में देखिए एक त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहे हैं। ये जो ए एक्स है इस ए सदिश का घटक है, ये जो ए वाई है इस ए सदिश का घटक है, और ये जो ए जेड है यहाँ तक ओ से आर तक ए जेड, ये ए सदिश का जेड अक्ष में घटक है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज है ओ टी पी। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम से, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ओ टी पी में ना, दिख रहे हैं ओ टी पी में। यहाँ देखिए ओ से टी की तरफ आए हैं और तुरंत बाद एक और सदिश यहाँ मिला है, और इस सदिश की दिशा जो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा हम लोग को समान लेना है। तो एक तरह से पहले वाला सदिश का जहाँ अंत हो रहा है दूसरे सदिश का वहीं पर शुरुआत हो रहा है, दूसरे का अंत बिंदु और पहले का जो शुरुआत बिंदु को मिलाएंगे तो ये परिणामी सदिश होगा इस त्रिभुज के लिए। तो ओटीपी में हम लोग लिख सकते हैं ओपी बराबर हो जाएगा ओटी और प्लस टीपी हो जाएगा, देख रहे हैं टी से पी की तरफ हो जाएगा। अब हम लोग जो है अलग से ये टीपी के लिए लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज देखिए यहाँ पर ओ क्यू और टी में, यहाँ पर देख रहे हैं ओ क्यू टी, फिर लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू टी में। नहीं, अब ये समतल पर है, कौन सा समतल में ले रहे हैं हम लोग? एक्स जेड समतल में ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ से क्यू की तरफ ये ए एक्स है, और क्यू से टी की तरफ ये इधर आएगा तो दिशा इधर देख रहे हैं इधर है, तो ये एरो का सिंबल दे दिए, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा क्यू से टी की तरफ वह किसके बराबर हो जाएगा? ए जेड के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ओ टी का मान मिल जाएगा, यानी कि ये परिणामी सदिश होगा। कौन? ओ टी, किसका किसका? ओ क्यू का और क्यू टी का। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ टी बराबर हो जाएगा ओ टी बराबर ओ क्यू और प्लस ना ये हो जाएगा क्यू टी, तो ये लिखेंगे क्यू टी। अब ये समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 में आप इसका मान रखेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, तो लिख पाएंगे ओ पी बराबर ये मान रखेंगे, देंगे ओ टी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ओ क्यू प्लस क्यू टी प्लस टी पी है, तो ये ले लिए हम लोग टी पी। अब बच्चों ये जो टी पी है यह टी पी का मान जो है ओ एस के बराबर हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि टी पी
वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ एस, क्योंकि देखिए ये हम लोग का एक घनाभाकार यहाँ पर डायग्राम बना है, तो इसकी जितनी चौड़ाई होगी इसकी भी चौड़ाई उतनी होगी, इधर जिसका दिशा होगा इसका भी दिशा उतना ही होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो टीपी का मान है ये मान रख देंगे ओ एस। तो हम लोग अगर मान लेते हैं ये समीकरण 2 मान लेते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यहाँ पर रखा जाए तो लिख पाएंगे ओ पी बराबर ओ क्यू, ये हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू टी प्लस टीपी की जगह क्या ले लेंगे ओ एस, तो लिख देते हैं ओ एस। ओपी, ओपी मीन्स ए, देख रहे हैं यहाँ पे, तो देंगे वेक्टर ए। और देखिए ओ क्यू, तो देखिए ओ यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा ए एक्स, यहाँ दे दिए ए एक्स प्लस क्यू टी, तो देखेंगे क्यू टी कहाँ है, क्यू टी ना, क्यू टी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के बराबर हो जाएगा। ओ आर किसके बराबर है, ए जेड, तो यहाँ लिखेंगे ए जेड और प्लस ओ एस, तो ओ एस ये है, तो एक्स का मतलब हो जाएगा ए वाई, यहाँ लिख देंगे हम लोग ए वाई और इसी को अरेंज कर देंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स प्लस ए वाई प्लस क्या हो जाएगा ए जेड। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख दिए। अतः सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, तो लिखेंगे वेक्टर ए का मॉड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। पहले समतलीय था तो केवल 2 लिखे थे, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का रूट लगाए थे। और यहाँ पर देखिए जब स्पेस में रहेगा, अंतरिक्ष में रहेगा, हवा में रहेगा, तब हम लोग एक दूसरा तीसरा भी अक्ष ले लेंगे, तो हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर भी इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग जब सदिश जो है अंतरिक्ष में हो, स्पेस में हो, हवा में हो, तो उस सदिश का परिमाण ऐसे ही प्राप्त करते हैं। बच्चों आइए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सदिश की दिक् त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पर कोजिया है, त्रिज्या नहीं होगा। सदिश की दिक् कोजिया के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सदिश ए है, ये जो सदिश है ये सदिश एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से और जेड अक्ष से, देखेंगे यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ, और वाई अक्ष के साथ जो है ये बीटा एंगल बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ जो है गामा एंगल बना रहा है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स बराबर ना, ए एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए कॉस अल्फा, या हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर, तो कॉस अल्फा बराबर आधार नहीं, ये हो जाएगा आधार और बाई कर्ण, तो आधार हम लोग का ए एक्स है और कर्ण ए है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स और ये ए नीचे चला जाएगा, तो लिख पाएंगे हम लोग ए। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए वाई बराबर ए, और ये हो जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा, और कॉस बीटा लिखना चाहेंगे ए नीचे चला जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर ये है हम लोग का बीटा, देख रहे हैं यहाँ पे बीटा एंगल दिखाए हुए हैं, तो इसका घटक ए का घटक हम लोग इसके अनुदिश ले लेंगे, तो बेस एंगल की तरफ हम लोग कॉस लगाते हैं, तो ये कॉस लगा दिए हैं कॉस बीटा, तो ए नीचे चला जाएगा, लिख पाएंगे ए वाई बाई ए। उसी तरह से कॉस गामा के लिए लेते हैं, तो कॉस गामा के लिए लिखेंगे तो ए जेड और बाई ए हो जाएगा, यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस जो गामा है, कॉस गामा को ही डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग जो है डायरेक्शन कोसाइन, किसको किसको, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को। अब देखिए ये जो समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3, तो तीनों समीकरण को ले लेते हैं, या ये जो मान लिखे हुए हैं हम लोग जो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 1, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, और इसको 2 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ वाला को ही हम लोग मान लेते हैं ये 2,
देखिए बच्चों, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये जहाँ y वाला है इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3। अब इन तीनों समीकरणों को वर्ग करके हम लोग जोड़ते हैं, तो लिख सकते हैं आप 1, 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए इधर भी हम लोग जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे। पहले सारा LHS वाला का हम लोग वर्ग करते हैं, तो एक AX है तो इधर हो जाएगा AX का स्क्वायर प्लस, इधर देखिए AY है, फिर लिखेंगे AY का स्क्वायर प्लस, और फिर देखिए यहाँ पर क्या है AZ है तो ये हो जाएगा AZ का स्क्वायर, और इधर भी हम लोग वर्क कर देते हैं RHS की तरफ भी, तो इधर करेंगे तो लिख पाएंगे AX स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहाँ देखिए Y वाला के साथ लिख करेंगे A स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ Z वाला है A स्क्वायर और हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। ये सारा का मान हम लोग पहले निकाले थे, ये A आया था नहीं, ये स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे कि पहले कैसे निकाले थे, A बराबर अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और प्लस AZ स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। देखिए इतना का मान A स्क्वायर के बराबर है, तो देखिए इसका मान हम लोग लिख देंगे A स्क्वायर, और A स्क्वायर तीनों से कॉमन ले लेंगे, ले लिए कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। तो इस तरह से एक रिजल्ट प्राप्त हुआ, और ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना है, कंपटीशन में बहुत बार यह जो है रिजल्ट पूछा गया है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, इन्फिनिटी होता है, तो क्या होता है 1 होता है। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है यही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग आज जाने समतलीय सदिशों का वियोजन कैसे करेंगे, सदिशों का घटक क्या होता है, और स्पेस में सदिशों को कैसे वियोजित किया जाता है उसके बारे में जाने, और साथ ही साथ सदिश की दिक् कोजेया के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी हम लोग जाने।